हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर जी, है ना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो 29 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है। चल नहीं रहा है? क्यों नहीं चला रे? जो 29 फरवरी का आपका पेपर होने वाला है, किसका? साइंस का। तो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पे देख सकते हैं विज्ञान, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे हूबहू, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखिए कुछ नियम है, ये नियम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको समय मिलेगा 15 मिनट का, आप क्वेश्चन देख लेना, उलट पुलट करके पढ़ लेना कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और खंड ब में विभाजित होंगे, यानी खंड अ में और खंड ब में विभाजित रहेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड में खंड अ तथा खंड ब तीनों उपखंड, यानी 3 उपखंड में विभाजित रहेंगे। कौन कौन उपखंड? क ख ग में। जैसे कि मान लो कि क में दे दिया फिजिक्स, है ना, ख में दे दिया बायोलॉजी, ग में दे दिया केमिस्ट्री, है ना। तो इस तरीके से बटे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करने और ओएमआर सीट पर क्या करना, नीला या काले बॉल पेन से आपको रंग देना है, ठीक है। वही हम बात कर ले पांचवा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक मतलब 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के, ठीक है। अच्छा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर नहीं लिंक मिलेगा तो आप गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब को प्रश्न के हल करने हेतु 2 घंटे का समय मिलेगा, है ना, निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए होंगे। जैसे प्रश्न इधर है तो इसके सामने क्या दिए रहेंगे भाई? अंक दिए रहेंगे कि ये 4 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 6 नंबर का, ऐसे, है ना। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। ये आपने पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं खंड अ में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी लिए गए हैं, ठीक है। तो खंड अ के अंतर्गत जो उपखंड हमारे पास क है, इसमें हम देखेंगे। तो आइए, उपखंड में हमारे पास बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है सर? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयं पोषी पोषण आखिर कहते किसे है ना? तो स्वयं पोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है, ठीक है। हम सब क्या है? विषम पोषी पोषण है, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, मार काट के खाते रहते हैं, ठीक है। तो स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या क्लोरोफिल, या सूर्य प्रकाश, या उपर्युक्त सभी। क्या होंगे करेक्ट आंसर, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो हरे पेड़ पौधे के लिए यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, है ना, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, है ना, ये सभी इसको मतलब जरूरी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का, कॉर्नर पे हम यहाँ पे लिख दिए हुए, दिख रहा होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन से, या श्वसन में, या पाचन में, या वृद्धि में। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, अरे मैं नाच रहा हूं इधर, देखिए आपको पता है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन, है ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। तो यहां पूछा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, है ना? तो श्वसन में, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है भाई? रक्त में हीमोग्लोबिन लेके जाता है। इसका मतलब श्वसन से काफी ज्यादा ये ताल्लुक रखता होगा। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? तो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना सब क्लियर? ब्लर उलर नहीं तो है? नहीं है ब्लर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में यानी पौधे में जाइलम उत्तरदायी। पौधे में जाइलम का क्या काम है? जल का वहन, या भोजन का वहन, या अमीनो अम्ल का वहन, या ऑक्सीजन। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो भाई जल के वहन से, जल के वहन से, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत
जल को क्या करता है, जड़ों के द्वारा, यानी जाइलम क्या करता है, जड़ों के द्वारा बस पूरे पौधे के हर एक भाग में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्या कहता है, मनुष्य में एक तंत्र, एक भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में, ऐसे क्वेश्चन लिखना चाहिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। क्या होंगे करेक्ट आंसर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे उत्सर्जन से, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्या कहता है सर, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए, निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एडीपी को, या एटीपी को, या एएमपी को, या पायरुविक अम्ल को, किसे माना जाता है। क्या होंगे करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्या कहता है सर, यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, कोष्ठक कह लो या चेंबर कह लो, है ना, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं या कितने चेंबर पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। 2, 4, 3, 6, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट, 4 चेंबर पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठक। कौन कौन पाए जाते हैं, तो दयालिंद, दयानिलय, बायालिंद और बायानिलय, ये हमारे पास 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। हेलो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं उपखंड ख की, है ना। उपखंड ख में देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि उपखंड ख में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है सर, ओम होता है, या ओम मीटर होता है, या ओम मीटर, या मीटर प्रति ओम, यानी ये आपको बताना 4 ऑप्शन। देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहना ओम मीटर, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ओम का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ये ग्रीक भाषा का है सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है, आठवां कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। देखिए, विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, परिनालिका कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है जैसे ये है, और इसमें क्या रहते हैं, तार लपटे हुए होते हैं, क्या रहते हैं, तार लपटे हुए रहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारे पास क्या परिनालिका है। तो कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण, जैसे ये कण है, तो ये गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक गतिमान आवेशित कण जो होता है ना, जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी दोनों उत्पन्न करता है, ये क्वेश्चन याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है यहाँ पे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यह आपसे पूछा जा रहा है ना। धूप वाले दिन, या बादलों वाले दिन, या गर्म दिन, या पवनों वाले दिन, क्या होंगे करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन, ये राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 क्या कहता है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, डायनमो परिवर्तित क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर चलो 12 क्या कहता है, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। हमारा जो आंख होता है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु पूछा जा रहा है।
तो याद रखना दूर बिंदु जब पूछे तो आप कहना अनंत, क्या अनंत। अच्छा, निकटतम बिंदु पूछे क्या तो कहना 25 सेंटीमीटर। अगर निकटतम बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछे तो अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है में प्रकाश की चाल होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, मतलब कई क्वेश्चन। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन याद आ गया है ना, कि चलो वो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, 0 है ना, निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, 0। तो इसी कारण निर्वात चमकता नहीं है, काला नजर आता रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है ना। वहीं हम बात कर ले हवा का अपवर्तनांक, तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.008, ये होता है हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच में इसका चाल कितना होगा, कांच में पूछा जा रहा है, कांच में पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कांच में प्रकाश की चाल। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे भाई, सिल्वर क्लोराइड हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं उपखंड ग, है ना। क्या करते हैं, उपखंड ग में चलते हैं। केमिस्ट्री है हमारे पास उपखंड ग में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है सर, धावन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। यहाँ पे क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु जो है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है ना। तो देखो, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील वाला होगा वही नहीं विस्थापित करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर। कॉपर जो होता है ना अम्ल से यानी HCl से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से यह कम क्रियाशील है। ठीक है, तो कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 18 क्या कहता है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, या एल्यूमिनियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ। क्या होंगे करेक्ट आंसर, तो मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सर, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है, ये IUPAC का पूरा नाम होता है। तो मतलब IUPAC का फुल फॉर्म हुआ। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ना, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल, क्या होंगे करेक्ट आंसर सर जी, तो एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, आ जाओ। चलो 20, H2S और H2SO4 या अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है ना। तो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है भाई, जो भी अम्ल होता है वो 7 से कम वाले को कहते हैं अम्लीय, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब क्या करेंगे खंड ब की ओर चलेंगे, जो वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं इसको भी बांटा गया उपखंड क में। तो क्या होगा, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन पहला जो है वो 4 नंबर में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है ना, उदाहरण देकर समझाइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर मैंने लिख दिया कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात
प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ, है ना, मतलब जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जैसे कि ये देख रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश है ना, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश ये प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं, है ना, प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के पश्चात, मतलब आर पार जाने के बाद, है ना, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार, मतलब प्रिज्म के निचले भाग की ओर, है ना, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ वो विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7 रंगों में बटे हुए हैं। ठीक है, ये क्या होता है, 7 रंगों में बटे हुए, और 7 रंग को याद करने का तरीका क्या, विबग्योर से, किससे, विबग्योर से, VIBGIOR, क्या, VIB, विबग्योर, GYOR, विबग्योर, इस बात को ध्यान रखना, ये है तरीका याद रखने का। तो कितने रंग में बट जाता है भाई, 7 रंग में बट जाता है, तो रंगों के प्रकाश में बट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कह सकते हो, वर्ण क्रम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना, विभक्त मतलब बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये हमारे पास ये देख रहे प्रिज्म है, प्रिज्म के बारे में जान लीजिए, प्रिज्म में कितने सतह दिए रहते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे कहते हैं प्रिज्म में 3 सतह होते हैं, मारेंगे कान के नीचे ठीक कर देंगे। प्रिज्म को 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 5 सतह नजर आएगा, कौन कौन, देखो, एक तो ये सतह, पहला सतह, एगो इधर पीछे दूसरा सतह हुआ, 2 सतह हुआ, ये 3 सतह हुआ फ्रंट में, ऐसा ही पीछे भी होगा इसके, तो 4 सतह और 1 सतह नीचे होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो 5 सतहों से घिरे होते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। ये भी 4 नंबर है, 4 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, कि प्रकाश के परावर्तन है ना, परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है सर जी, तो 2 नियम है, 2 नियम है। अब कहेंगे कौन कौन नियम है सर जी, तो पहला नियम क्या है, यहाँ पे किरण आरेख में देखिए, ये आने वाली प्रकाश की किरण है, इसे आपतित किरण कहते हैं, टकरा के जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और बीच में ये क्या रहता है, अभिलंब होता है। तो ये जो आने वाली जो किरण है इससे बनता है आपतन कोण, और टकरा करके जाता है इससे परावर्तन कोण बनता है, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये जो आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर जो है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण है ना, और परावर्तन है ना, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण लिख देंगे, ओके, परावर्तित किरण एवं अभिलंब क्या होते, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसका काम है सर, दूसरा लेना लीजिए, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, दोनों नियम आपने देख लिया, और ये रेखा चित्र आपने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अरे चलना यार, है ना, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में
विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये भी 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं विद्युत मोटर का चित्र है ना, सब कुछ यहाँ पे लगे हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारे पास 2 चुंबक लगे हुए हैं। ठीक है, और बीच में जो रेड कलर का ऐसे निशान देख रहे हैं इसको आर्मेचर कहते हैं। ओके, ये 2 क्या चुंबक है, ये समझ गए। और उसके बाद ये हमारे पास ये जो लाइन ये वाला देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्रुश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये पार्ट इसको विभक्त वलय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुंजी लगा, यहाँ पे बैटरी लगा है। ओके, 2 तार से जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर मैंने लिखा कि विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है। ठीक है, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। यह युक्ति परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता करता है या सहायता देता है ना। तो ये आपको लिख देना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, है ना, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, है ना, ये पूछा जा रहा है। अथवा क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो हम क्या करते हैं, ये अथवा ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व, ये आपको बताना है। तो आंसर मैंने लिखा विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरों के बीच क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उसे धारा बहने लगती है। यदि कुंडली बंद हो तब उससे क्या होती है, धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। अब लास्ट में बच गया कि विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो विभक्त वलय का महत्व में ये आप लिख देना, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये विभक्त वलय का महत्व है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जो ये सब क्वेश्चन बच गए हैं ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में हम कराएंगे। ये बच गया, है ना, और ये सब है और ये है, इसके बाद ये भी है और इसके बाद ये भी, ये सब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। PDF आपको मिलेंगे pankajstudycenter.com पे। धन्यवाद दोस्तों।